हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, दैट टॉपिक इज डी ब्रोगली कंसेप्ट या डुअल नेचर ऑफ मैटर। क्या होता है थोड़ा लिखते हैं और समझते हैं इसको। सो राइट डाउन मेन हेडिंग, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैटर भी लिख सकते हो, और हेडिंग लिख लो। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, डी ब्रोगली कंसेप्ट। अब क्या है ये डी ब्रोगली कंसेप्ट और ड्यूअल नेचर, इसके बारे में देखते हैं भाई। सो पहले थोड़ा लिखना स्टार्ट कीजिए। आइंस्टीन suggested that Einstein had suggested that light possess dual nature। हमें पता है भाई, आइंस्टीन ने ये बात बताई थी कि भाई लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है? ड्यूअल नेचर का मतलब होता है वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि आइंस्टीन ने इस बात को बताया था ड्यूअल नेचर लाइट का, कि लाइट के अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इसी बात को डी ब्रोगली ने क्या कहा? डी ब्रोगली ने कहा लाइट वेव होने के साथ अगर पार्टिकल नेचर अपने साथ एसोसिएट कर सकती है, तो एक तरीके से जो पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन हुए, प्रोटॉन हुए, या और भी जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, वो खुद पार्टिकल है, तो उनके साथ भी वेव नेचर एसोसिएट हो सकता है अगर वो मूव करेंगे तो यहां से डी ब्रोगली ने ये बात कही। तो यहां आगे लिखो, देन डी ब्रोगली proposed that electron proposed that electron slash या और material particle also have dual nature। तो देखो भाई, इसने क्या कहा डी ब्रोगली ने? डी ब्रोगली ने कहा जैसे लाइट के अंदर डबल नेचर एसोसिएटेड है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन या फिर जो हमारे पास मेटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके साथ भी ड्यूअल नेचर एसोसिएट होगा। फर्क ये आएगा कि लाइट के अंदर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक तरीके से होती है। यहां पर जो वेव एसोसिएट होंगी, दोज वेव विल बी नोन एज मैटर वेव। मेटीरियल से एसोसिएटेड जो वेव होंगी, दोज वेव आर नोन एज मेटेरियल वेव। एंड द वेव्स associated with particles और मैटर, पार्टिकल्स और मैटर लिख लो, आर नोन एज मैटर वेव्स। इन वेव को मैटर वेव कहेंगे भाई। अब इन वेव के क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे ये उन नॉर्मल वाली वेव से अलग हैं, इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं कि ये जो मैटर वेव है इनके अंदर क्या अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैटर वेव के यहां लिख लो ये पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर वेव्स। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है, इनके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं होती है। लिखो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर नॉट एसोसिएटेड विद मैटर वेव्स।
मैटर वेव्स के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं होंगी। दूसरा इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो वेव वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर जाती है, ये वाली वेव वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं करेंगी। सो दीज वेव रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेंगी। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो वेव यूजुअली स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है। यहां पर क्या कह सकते हैं हम, दे ट्रेवल विद स्पीड लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से थोड़ी कम स्पीड से ट्रेवल करेंगी। सो ये थोड़े से इन वेव के करेक्टरिस्टिक्स हैं भाई। सो डी ब्रोगली ने क्या बात कही, डी ब्रोगली ने यही बात कही कि जो मेटेरियल पार्टिकल है उनके साथ डबल नेचर एसोसिएट होगा, पार्टिकल एंड वेव नेचर, और जो वेव एसोसिएट होंगी यहां पर उनको मैटर वेव्स बोलेंगे। अब अगर ये वेव है तो वेवलेंथ भी आएगी, लिखो वेवलेंथ एसोसिएटेड with a particle of mass m, comma moving with velocity v is calculated as, लिख लो, is calculated as। कैसे निकाला भाई, इसने कहा जो वेव अगर है उसके साथ तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी। वो वेवलेंथ कैसे आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। एच क्या है, वही जो प्लैंक्स कांस्टेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो ये हमारे पास वेवलेंथ एसोसिएटेड आ जाएगी। तो वेवलेंथ कैसे आएगी, एच क्या है यहां पर, वही जो हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं, और एम मास ऑफ पार्टिकल है और वी वेलोसिटी है। मतलब अगर एक पार्टिकल जिसका मास एम है और वो वी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, तो उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड कितनी आएगी, दैट दिस वेवलेंथ इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो वो आएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, वेयर लैम्डा क्या है यहां पर, डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो इन मैटर वेव्स के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या ये बात क्लियर हुई भाई। अब ये आया कैसे है ये फॉर्मूला, थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। करे भाई, देखो इन सकते हैं इन केस ऑफ फोटोन, पहले फोटोन के केस में देख लेते हैं भाई। फोटोन के केस में एनर्जी कैसे निकालते थे हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, कैसे, E इज इक्वल टू एच कह दो या एच सी बाय लैम्डा कह दो। ये हमारे पास फर्स्ट रिलेशन है फ्रॉम प्लैंक्स थ्योरी। सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एच सी बाय लैम्डा, या एंड फ्रॉम आइंस्टीन रिलेशन हम क्या कह सकते हैं भाई, आइंस्टीन की थ्योरी के हिसाब से एनर्जी कैसे निकालते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये हमारे पास थर्ड रिलेशन होगी। अब एक बात बताओ, आइंस्टीन ने एनर्जी निकालने का ये तरीका बताया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये तरीका बताया, एनर्जी तो सेम ही होगी ना उस फोटोन से एसोसिएटेड। तो इन दोनों को हम सेकंड और थर्ड रिलेशन से क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या कह देंगे, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो यहां से क्या कह देंगे भाई, इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दिया, एक सी से हमने एक सी काट दिया। तो फाइनली हमारे पास क्या रिलेशन आई, एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, और यहां से हमारे पास फाइनली लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी।
तो देखो ये रिलेशन हमारे पास फोटोन के लिए आई थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। ये रिलेशन हमारे पास किसके लिए आई थी? फॉर फोटोन। ये इसको हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये फोटोन के लिए आई थी, फॉर फोटोन। इसी रिलेशन का यूज लेके डी ब्रोगली ने कहा जो मेटेरियल पार्टिकल हैं उनके साथ भी जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी वो सेम आएगी, एच बाय एम। सी की जगह वी आ जाएगा। रीजन, क्योंकि मैटर वेव स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करती, उनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर आगे इसी रिलेशन, सो फ्रॉम रिलेशन फॉर इन केस ऑफ मैटर वेव लैम्डा क्या आ जाएगा? इन केस ऑफ मैटर वेव बाय डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ये लैम्डा आ जाएगा भाई हमारे पास, जो हमने स्टार्टिंग में रिलेशन ली थी। सो यहां से उन्होंने ड्राइव किया इस इक्वेशन को। सिर्फ क्या किया है, जो स्पीड ऑफ लाइट से फोटोन वगैरह ट्रेवल कर रहे थे, वो स्पीड ऑफ लाइट की जगह यहां वेलोसिटी ले लेंगे हम, बिकॉज मैटर वेव में जो स्पीड होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हम नहीं कह सकते। सो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ आएगी भाई। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ को आगे फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। ऑल्सो क्या कह सकते हैं हम, एम वी इज इक्वल टू पी। पी इज ए लीनियर मोमेंटम, इन्होंने क्या किया, लैम्डा को किसके इक्वल रख दिया, एम वी जो आया, एम वी। लीनियर मोमेंटम क्या होती है, अगर कोई स्ट्रेट लाइन में कोई पार्टिकल जा रहा है, कोई सीधा पार्टिकल जा रहा है, उसके मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसकी लीनियर मोमेंटम आ जाएगी। सो एम वी को लीनियर मोमेंटम कह दिया, तो यहां से हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल हो गया, एच बाय एम वी इज इक्वल टू एच बाय पी। ये हमारे पास रिलेशन आ गई। नेक्स्ट रिलेशन अपने पास ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई है जी हमारे पास। इसकी अदर फॉर्म है भी, मतलब इसको आगे फर्दर भी और किसी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी दे तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, वोल्टेज दे तो कैसे निकालेंगे, अब हम वो चीजें करेंगे। बट फाइनल चीज क्या है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो मैटर वेव से आएगी, मैटर वेव के केस में आएगी, दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू एच बाय एम वी या एच बाय पी, वेयर पी इज लीनियर मोमेंटम। क्लियर हुआ? तो इसको नोट करो, फिर आगे अदर फॉर्म देखते हैं। सो अदर फॉर्म लिखो, अदर फॉर्म्स ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। अदर फॉर्म्स ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। अदर फॉर्म क्या है भाई, देखिए डी ब्रोगली इक्वेशन। हमें एक बात पता है, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की इक्वल होती है। आगे हम क्या कह सकते हैं, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई करो और एम से डिवाइड करो, या आप ऐसा कह दो, राइट साइड हम कर देते हैं एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड। ये कर दो, राइट साइड एम से मल्टीप्लाई करो, एम से डिवाइड कर दो। यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ गई, ऊपर रह गया एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे 2m इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और क्या कह देंगे यहां से हमारे पास एम वी किसके इक्वल आएगा, देखो एम वी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से फाइनली हम एम वी निकाल सकते हैं, एम वी विल बी इक्वल टू रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। सो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कितनी आ गई, अब आप खुद देख लो। इक्वेशन नंबर 6 हो गई थी, ये इक्वेशन नंबर 7। वापिस से देखो भाई हमने यहां क्या किया है, हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड किया, राइट साइड कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
इस एम, ये चीज बन गई एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर। यहां से हमने एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर 2m काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आया, एम वी आया √2m काइनेटिक एनर्जी। इस वैल्यू को उठा के सेवेंथ इक्वेशन से और फिफ्थ में पुट कर दो, यहां पर पुट कर दो आप लोग। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 7 टू इक्वेशन 5। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वही रिलेशन, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच बाय एम वी की जगह क्या हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो हमने रिलेशन निकाली है अदर फॉर्म ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन, इसमें जो ये टर्म निकाल, ये फॉर्म निकाली है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी हमने निकाला है, कि अगर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताए तो हम कैसे लैम्डा निकालेंगे। तो हम ऐसे लैम्डा निकाल सकते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय √2m काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है भाई। सो ये काइनेटिक एनर्जी दे तो हम ऐसे लैम्डा निकाल लेंगे। अब आगे देखते हैं भाई, आगे हम इसको किसके लिए निकाल लेंगे, फॉर ए चार्ज पार्टिकल। क्या कह सकते हैं हम, फॉर ए चार्ज पार्टिकल। माना हमने एक क्यू चार्ज को लिया, ये क्यू चार्ज एक पार्टिकल लिया जिसपे क्यू चार्ज है, और उसको वी वोल्टेज में रख दिया हमने। यहां पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई की इसके ऊपर, वो वोल्टेज माना हमने वी वोल्टेज अप्लाई कर दी, वी वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो एक तरीके से हम क्या कह देंगे, अगर इफ अ चार्ज पार्टिकल ब्रैकेट में क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इन वी पोटेंशियल, कैपिटल वी लिखा है भाई अभी मैंने, इन वी पोटेंशियल, देन काइनेटिक एनर्जी, और ये पार्टिकल भी किस पे होना चाहिए, एट रेस्ट। इफ ए चार्ज पार्टिकल क्यू एट रेस्ट इज प्लेस्ड इन वी पोटेंशियल, देन काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं भाई तुम्हें, कि अगर एक क्यू चार्ज को वी वोल्टेज में रख देते हैं हम, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मैंने क्या बताया हुआ है, दैट विल बी इक्वल टू क्यू इनटू कैपिटल वी। ये काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी। अब इसको आप नाइन्थ से इसको काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस कर दो, ये जो वैल्यू अपने पास आई है काइनेटिक एनर्जी के अंदर इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो। कहां से रिप्लेस कर सकते हैं, अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 9 से। सो 9 से 8 में पुट कर दो, तो लिखो पुट वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 में पुट कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, हम कह सकते हैं ऐसे केस में जो लैम्डा होगा दैट विल बी इक्वल टू एच बाय √2m, काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने रख दिया Q इंटू वी। वी यहां पोटेंशियल है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी। तो ऐसे हो जाएगा भाई हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 10 कह देंगे। दिस विल बिकम द इक्वेशन नंबर 10। सो ऐसे कर करके हमारे पास डिफरेंट फॉर्म आई भाई। कौन कौन सी फॉर्म हमने पढ़ ली इसकी, डी ब्रोगली वेवलेंथ की। डी ब्रोगली वेवलेंथ जो आई उसकी क्या क्या फॉर्म आई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, एम वी की जगह हमने पी रख दिया, पी इज लीनियर मोमेंटम। और एक बात याद रखो, स्मॉल वी इज वेलोसिटी एंड कैपिटल वी जो लिया वो वोल्टेज था। नेक्स्ट कौन सी फॉर्म आई हमारे पास, एम वी की जगह हमने √2m के ही रखा, तो ये वाली फॉर्म आ गई। और लास्ट फॉर्म काइनेटिक एनर्जी की जगह हमने क्यू वी रखा, तो ये वाली फॉर्म आ गई। सो फाइनली हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, फाइनली कंक्लूजन लिख लेते हैं एक बार। लैम्डा जो होगा, लैम्डा जो हमारे पास आएगा वो लैम्डा की क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो
क्या वैल्यू कह सकते हैं हम? डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या क्या आ जाएगी? हम कह सकते हैं h बाई एम स्मॉल वी वेलोसिटी, h बाई पी वी लिख सकते थे, h बाई एम वी को रिप्लेस कर सकते थे तो रूट टू एम काइनेटिक एनर्जी हम कर देते हैं इसको, और इसको ऑल्सो क्या कर सकते हैं? h बाई रूट टू एम क्यू इंटू पोटेंशियल। ये हमारे पास भाई इसकी डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास फॉर्म होगी। ये हमारे पास नेट कंक्लूजन हमारे पास आ गया। आपको ये फॉर्मूला रटने हैं सारे। अब यहां लिख लो किस किस चीज को हम क्या क्या बोल रहे हैं। लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ, एम मास ऑफ पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कह दो आप, देन स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये बात याद रखना भाई, मेन खेल इसका है। स्मॉल वी इज वेलोसिटी याद रखना, और कैपिटल वी इज वोल्टेज। स्मॉल वी वेलोसिटी एंड कैपिटल वी इज वोल्टेज और पोटेंशियल। सो इसकी जगह हम लिख देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या रहे बच गया अपने पास? के ई काइनेटिक एनर्जी आ गई। के ई हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और क्यू क्या है? क्यू इज चार्ज ऑन पार्टिकल, उस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो आ जाएगा। तो और पी क्या है? पी मैंने बता ही दिया, पी इज ए लीनियर मोमेंटम। पी हमारे पास क्या है? लीनियर मोमेंटम। और एच क्या था? एच वही प्लैंक्स कांस्टेंट जो चलता आ रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और एच की वैल्यू कितनी है? सेम रहेगी। कितनी वैल्यू थी? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी भाई। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सो मेन आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जो कंक्लूजन वाला है। आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है। इज दिस क्लियर? अब यहां पर एक बात और देखो भाई, एक्स्ट्रा बात ये है, अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज निकालें, क्योंकि मेन तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चल रहा था एक्सपेरिमेंट, तो एच तो कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, यहां पर सबकी वैल्यू पुट कर दें, या हम कह दें इस रिलेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू पुट कर दें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, सारी वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास फाइनली क्या रिलेशन आएगी? तो यहां पर वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई मैं इक्वेशन नंबर 10 में। लिखो, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो लास्ट बात बता रहा हूं ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बता रहा हूं भाई मैं। एच क्या है? एच की वैल्यू मैंने बताई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। एम इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्यू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सारी वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन, लैम्डा ई का मतलब फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा? 12.26 अपॉन रूट वी। 12.26 अपॉन रूट वी, क्योंकि आपको उस रिलेशन में जो ये ऊपर वाली ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रह गया। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, सिर्फ रूट वी रह गया। और वी इज द वोल्टेज। वी क्या है? हम एक तरीके से, और ये जो लैम्डा आएगा ना भाई, इट इज इन एंगस्ट्रॉन। ये एंगस्ट्रॉन में आएगा लैम्डा। 12.26 अपॉन रूट वी इन एंगस्ट्रॉन। और ये किसके लिए है? फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली, फॉर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। और v क्या है यहां?
वोल्टेज। किसमें होती है वोल्टेज? इन वोल्ट। लिख लो, लिखना है तो। क्या ये बात क्लियर हुई भाई? और इसको 12.26 को थोड़ा सा और कई बार दूसरी फॉर्म में भी दे देता है भाई। अगर इसको रूट की फॉर्म में ले जाएं हम, तो यही सेम चीज क्या बन जाएगी, और हम लिख देंगे लैम्डा इज इक्वल टू, रूट के अंदर पूरा ले जाओ। सो ये 12.26 वैल्यू कितने के रूट की होती है? 150 की। सो कई बार आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। इतना किस में आ जाएगा ये? लेकिन ये भी किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फॉर इलेक्ट्रॉन इन एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन के अंदर आएगा ये। सो ये वाली जो लास्ट वाली रिलेशन है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए है, क्योंकि इसमें जो 12.26 के अंदर जो वैल्यूज हैं वो इलेक्ट्रॉन की हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए आए तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हम लोग यूज में ले सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हुई भाई? सो नोट करो इसको। अब हम भाई सिग्निफिकेंस देखते हैं इसका। सो सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट। सो राइट डाउन सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली कंसेप्ट। अब लिखो एक बार पॉइंट, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सो राइट डाउन दिस कंसेप्ट is applicable for microscopic ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मैक्रोस्कोपिक ब्रैकेट में डस्ट, कार एक्सेट्रा particles etc. particles. However, it is significant only for microscopic particles. However, it is significant only for microscopic particles because wavelength term is insignificant for macroscopic particles. देखो भाई, इस बात को एक बार समझो। माना मैं कांस्टेंट स्पीड ले लूं। फॉर कांस्टेंट स्पीड, अगर हम स्पीड ले लेंगे कांस्टेंट, तो लैम्डा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। वी कांस्टेंट ले लिया तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो हम एक तरीके से क्या कह देंगे, हम यहां पर कह सकते हैं अगर मास बढ़ेगा तो लैम्डा कम हो जाएगा, मास बढ़ने से लैम्डा कम हो जाएगा। तो लैम्डा कितना कम होगा? जो वेवलेंथ आएगी ना, जैसे माना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया तो एक ठीक ठाक वेव बनेगी, ऐसे इस टाइप से एक ठीक ठाक वेव बनेगी। लेकिन यही एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया तो ये वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी
और वेवलेंथ कम होने की वजह से क्या आएगा, इसका जो नेचर जाएगा वो कुछ इस तरीके से, ऐसे फ्लैट टाइप की वेव बनेगी। तो हमें ऐसे लगेगा ये मैक्रोस्कोपिक के लिए है और ये माइक्रोस्कोपिक के लिए है। तो इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब ये है कि अगर हम यहां पर देखो, अगर मास बढ़ेगा, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक कार है, उसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम, और वेवलेंथ इतनी कम हो जाएगी ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की वेव बनेगी, ऑलमोस्ट फ्लैट टाइप की वेव बनेगी। लेकिन अगर यही चीज हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में लेंगे तो हमारे पास एक ठीक ठाक टाइप की वेव बनेगी, क्योंकि मास कम होगा वहां पर और मास कम होने से वेवलेंथ ठीक ठाक बनेगी। तो ये कंसेप्ट एप्लीकेबल तो दोनों के लिए है। अगर कहे क्या ये एप्लीकेबल है, यस इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मैक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बट इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सिग्निफिकेंट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए है। क्या ये बात क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं भाई इसको। हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ले लें और एक डस्ट पार्टिकल ले लें, ये लिया मैंने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और मैक्रोस्कोपिक। अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा भाई? इलेक्ट्रॉन का मास होता है हमें पर, देखो कितना कम मास है। वहीं एक डस्ट पार्टिकल का मास कितना होगा? 1 मिलीग्राम माना लगा लिया, मतलब 1 मिलीग्राम का मतलब कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में ये काफी ज्यादा है। अब अगर यहाँ देखें, माना वेलोसिटी देखें जिस स्पीड से ये ट्रेवल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन और 6 मीटर पर, और इसको भी सेम ही वेलोसिटी ले ली, वेलोसिटी हम सेम ले रहे हैं यहाँ पर, ये भी ले लिया 10⁶। अब आप खुद यहाँ पर लैम्डा निकाल के देखिए। अगर हम लैम्डा निकाले यहाँ पर तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? लैम्डा का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई एम वी। तो लैम्डा इस केस में कितना आएगा? h की वैल्यू हो जूल सेकेंड, और ये कितना है मास, इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी 10 और यही सेम केस अगर हम लैम्डा निकालें, ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं? फॉर इलेक्ट्रॉन, और ये किसके लिए निकाल रहे हैं? फॉर डस्ट पार्टिकल। तो यहाँ भी वही वैल्यू 6.6 इंटू, वैल्यू पूरी रख लेना भाई, 6.625 ही 26 जो भी वैल्यू है, डिवाइड बाय मास लिया मैंने 10⁻6 kg और वेलोसिटी ली 10⁻6। तो अब आप यहां पर लैम्डा देखिए कितना आ रहा है हमारे पास। अगर हम यहां देखें तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा विल बी अराउंड 7.2 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। और यहां पर जो लैम्डा आएगा डस्ट पार्टिकल का, अगर इसको हम निकालेंगे तो अराउंड 6.26 इंटू 10⁻34 मीटर, या फिर अगर इसको भी एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट करें तो कितना जाएगा? और हम यहां से क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं 6.626 इंटर -24 एंगस्ट्रॉन। देखो कितना, 10⁻24 का क्या मतलब है? 0.0024 टाइम्स 0, उसके बाद 66 वैल्यू आएगी। मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे तो लैम्डा बहुत ही कम आ रहा है, 10⁻24 एंगस्ट्रॉन, और यहां 7.2 एंगस्ट्रॉन। तो ये लैम्डा ज्यादा है और ये लैम्डा बहुत देखे, तो इस वजह से ये डस्ट पार्टिकल के लिए इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो हम ये क्या कह देंगे? ये वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, पर्पज नहीं है, इनसिग्निफिकेंट। सो क्लियर है? सो यहां पर इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ मैक्रोस्कोपिक एरिकल, बट कैंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। सो ये बात याद रखना भाई, ये इसका सिग्निफिकेंस है। सो क्लियर हुआ? नोट कीजिए। यहां से फाइनली आप देख सकते हैं भाई, यही मैंने चीजें लिखवाई है। देखो अगर आप देखें तो क्या बात लिखवाई है, जल्दी से देख के बताओ। कि ये एप्लीकेबल दोनों के लिए है, माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के लिए, बट सिग्निफिकेंट सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए है, मैक्रोस्कोपिक के लिए ये इनसिग्निफिकेंट है, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक के केस में मास ज्यादा होने से लैम्डा कम आता है और वो खास वेवलेंथ बनती ही नहीं है, तो यहां पर कोई खास सिग्निफिकेंस मैक्रोस्कोपिक में नहीं। क्लियर है? सो नोट करो इस बात।
अब आगे लिखिए भाई जस्टिफिकेशन। आगे लिखते हैं हम लोग जस्टिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर कैसे जस्टिफाई होगा उसको हम देखते हैं। एक बात सुनिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पार्टिकल नेचर कैसे जस्टिफाई होगा। माना कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लाइक इलेक्ट्रॉन है, वो पार्टिकल नेचर कैसे शो करता है। लाइक मैंने ये एक ZNS की डार्क स्क्रीन ली। अगर मैं ये एक ZNS की डार्क स्क्रीन लूं और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम को पड़वाऊं, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन गिरेगा वहां पर डॉट बन जाएगा, वहां पर स्पॉट बन जाएगा। ये स्पॉट इज दिस स्पॉट इज सेंटिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, सेंटिलेशन। तो जहां पर ये इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक की ZNS की डार्क स्क्रीन के ऊपर, ZNS जिंक सल्फाइड की डार्क स्क्रीन के ऊपर, तो सेंटिलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। तो ये पार्टिकल अगर कोई चीज है, अगर वो उससे टकराएगा वो वहीं रुक जाएगा और वहीं पर स्पॉट प्रोड्यूस कर देगा, सेंटिलेशन प्रोड्यूस कर देगा। सो पार्टिकल नेचर को ये जस्टिफाई कर देगा। सो राइट डाउन, इफ एन इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम, इफ एन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टू ZNS screen, then it produces spot of light. It produces spot of light. ब्रैकेट में लिखिएगा scintillation. Scintillation. And it justify particle nature. And it justify particle nature. तो यहां से भाई हमारे पास पार्टिकल नेचर जस्टिफाई हो जाएगा। अब दूसरा देखो, अगर हमें जस्टिफाई करना है वेव नेचर, वेव नेचर को कैसे जस्टिफाई किया गया। एक एक्सपेरिमेंट आता है, वो होता है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की बीम को लिया और उस इलेक्ट्रॉन की बीम को, ये मैंने इलेक्ट्रॉन की बीम ली, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और उसको निकल के क्रिस्टल के ऊपर स्ट्राइक कराया, निकल के ऊपर स्ट्राइक कराया। जैसे ये स्ट्राइक करती है, मेटल से जब भी इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक करती है उससे एक्सरे बनती है। यहां भी एक्सरे बनी। इस एक्सरे की जब वेवलेंथ निकाली, वो वेवलेंथ है, इसने डिफ्रैक्शन पैटर्न शो किया, एक्सरे ऑब्टेन्ड हुई, उस एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया, उससे जब इसकी वेवलेंथ निकाली गई, वो वेवलेंथ डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले से जो वेवलेंथ निकाली उससे मैच हो गई। मतलब डी ब्रोगली के फॉर्मूले से हमने वेवलेंथ निकाली, वो वेवलेंथ एक्सरे का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न आया जब इलेक्ट्रॉन बीम निकल से स्ट्राइक की, उससे मैच हो गई। सो दैट जस्टिफाई द वेव नेचर। और इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। सो ये क्वेश्चन आता है भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां लिख लो, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई वेव नेचर, जस्टिफाई वेव नेचर। इसके अंदर क्या होगा, आप लिख लो ये भी बात, इसके अंदर क्या होगा, when high speed electron strike to nickel crystal, then a diffraction pattern is obtained like X-ray, एक्सरे के जैसा, like एक्सरे, and when wavelength determined from diffraction pattern
then it is found to be nearly same as calculated from de Broglie रिलेशन। अब ये इतनी ज्यादा बात कोई नहीं पूछता अभी क्या है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, ऑल्दो मैंने बता दिया, ये चीज तो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भाई, ये सवाल बहुत पूछता है कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट किस नेचर को एक्सप्लेन करेगा। इट जस्टिफाई द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये मेनली इलेक्ट्रॉन के ऊपर किया गया था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो ये बात याद रखना भाई। सो पार्टिकल नेचर को कौन जस्टिफाई करेगा? एक तरीके से हम कह सकते हैं सिंटिलेशन इफेक्ट। और वेव नेचर को कौन जस्टिफाई करेगा? डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये बात याद रखना भाई, क्लियर है? सो ये हमारे पास जस्टिफिकेशन भी हो गई ड्यूअल नेचर से रिलेटेड। अब आगे एक स्पेशल पॉइंट लिखवाता हूं, एक स्पेशल केस लिखवा रहा हूं, इसके बारे में भी बड़ा क्वेश्चन पूछता है। स्पेशल केस लिखिए। देखिए, अब अगर ये ड्यूअल नेचर एग्जिबिट कर रहा है तो यहां से हम नंबर ऑफ वेव्स निकालेंगे एक गिवन ऑर्बिट में। मतलब इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो कोई वेव बनेगी, तो कितनी वेव बनेगी एक ऑर्बिट में, अब हम उस चीज को निकालेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम डी ब्रोगली रिलेशन, डी ब्रोगली रिलेशन क्या कहती है भाई? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। ये हमारे पास हमने रिलेशन नंबर यहां पर 1 ले ली मना। अब एक बात थी फ्रॉम बोहर मॉडल, बोहर मॉडल से हमें एक बात का आइडिया लगा था। बोहर ने क्या कहा था? जो एंगुलर मोमेंटम होगी किसी गिवन ऑर्बिट में, दैट इज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। ये बात बोहर बोल गया था, एंगुलर मोमेंटम इंटीजरल मल्टीपल ऑफ एच बाय 2 पाई। अब आप एक बात देखो, यहां से मैं क्या कह सकता हूं? यहां से हम लोग कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 2 पाई आर, इस 2 पाई को मैं इधर ले गया, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच बाय एम वी कर दिया मैंने। इस एम वी को मैंने क्या किया है? उठा के मैं इस एम वी को यहां ले आया और इस 2 पाई को मैं वहां ले गया। सो हमारे पास रिलेशन क्या हो गई? 2 पाई आर इक्वल टू एन एच बाय एम वी। अब इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो। एच बाय एम वी किसके इक्वल है? ऊपर देखो, एच बाय एम वी इज इक्वल टू लैम्डा। तो हम क्या कह देंगे? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ये एक रिलेशन है जो मुझे बतानी थी। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यहां पर लिख दोगे बिकॉज एच बाय एम वी इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये रिलेशन क्या बता रही है भाई? ध्यान से सुनो। ये रिलेशन हमें एक बात को जस्टिफाई कर रही है। अगर आप देखोगे 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब है एक वेव की लेंथ, तो मतलब एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहां पर हम क्या कहेंगे? एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा है हमारे पास वही डी ब्रोगली वेवलेंथ। और आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, दैट बोहर ऑर्बिट। अब ये रेडियस है आर। अब यहां से एक बात का क्या आइडिया लग रहा है भाई? ध्यान से सुनिए ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बता रहा है अगर एन की वैल्यू 1 ले लूं तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 1 लैम्डा हो जाएगा। अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट करूं तो 2 पाई आर 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा होगा। तो यहां से एक बात देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट एन कितना होगा? 1, तो 2 पाई आर 1 इज इक्वल टू 1 लैम्डा। ऐसे ही फॉर सेकेंड ऑर्बिट आप देखो, फॉर सेकेंड ऑर्बिट एन इज इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट में एन की वैल्यू 2 होगी, तो 2 पाई रेडियस को लिख दिया मैंने R2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ऐसे ही आप थर्ड ऑर्बिट को देख लो, 2 पाई R3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है
कि फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेवलेंथ आती है उस सरकमफ्रेंस में। लैम्डा सिंगल लैम्डा है, एक लैम्डा एक वेवलेंथ को इंडिकेट करता है, मतलब एक वेव को। सेकंड ऑर्बिट की जो पूरी सरकमफ्रेंस है 2πr2, उसमें दो वेव बनेगी क्योंकि दो लैम्डा आ गए। थर्ड ऑर्बिट की जो पूरी सरकमफ्रेंस है उसमें तीन वेव बनेगी। थर्ड ऑर्बिट के अंदर टोटल 3 वेव बनेगी। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं, हेंस वी कैन से दैट hence we can say that in nth orbit n number of waves will be formed by electron in one complete revolution। एक कंप्लीट चक्कर काटने में nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव बनेंगी। मतलब क्या है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट में कहूंगा तो वन वेव विल बी फॉर्म। सेकेंड ऑर्बिट में मैं क्या कहूंगा, टू वेव विल बी फॉर्म। और थर्ड में क्या कहूंगा, थ्री वेव्स विल बी फॉर्म। सो एक nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव विल बी फॉर्म्ड इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक पूरा चक्कर काटने में nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव बनेगी। तो ये बात पूछे, अगर कहे फिफ्थ ऑर्बिट में बताओ कितनी वेव बनेगी, टोटल 5। सेवंथ ऑर्बिट में कितनी वेव बनेगी चक्कर पूरा काटने में, 7। सो ये बात याद रखना भाई, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, और ये इस चीज को इंडिकेट करता है nth ऑर्बिट में n नंबर ऑफ वेव विल बी फॉर्म्ड। यही एक मेन पॉइंट है। क्या ये बात क्लियर हुई? ये बात याद रखना। सो इन nth ऑर्बिट n नंबर ऑफ वेव विल बी फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्लियर है? एग्जाम्पल ये हमारे पास हो गए। सो नोट कीजिए इसको। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं भाई इस डी ब्रोगली के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। सो राइट डाउन क्वेश्चन 1, व्हाट विल बी द वेवलेंथ। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second, moving with a velocity of 10 meter per second। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जल्दी से। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें। मास अपने को दिया है और ऐसा ही सिस्टम फॉलो करना भाई, मास केजी में लेना, वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकेंड, एच अपने को पता है कितना होता है 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। वैल्यू पुट करो, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी। वैल्यू पुट करो 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10। तो आप लोग सोल्व करेंगे इसको तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर विल बी 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 क्या मीटर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई। सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। कैसे पता डी ब्रोगली से निकालेंगे, बॉल की वेवलेंथ पूछिए, मतलब मैटर वेव, और मैटर वेव के बारे में कौन बात करता है, डी ब्रोगली कंसेप्ट। क्या ये बात क्लियर हुई? तो ये सिंपल सा था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हम बात करें भाई, माना इसने कहा फाइंड द रेशियो ऑफ wavelength of an alpha particle, wavelength of an alpha particle
and proton accelerated through same potential difference, accelerated through same potential difference। अब एक बात सुनिए भाई, पोटेंशियल डिफरेंस को इन्वॉल्व किया है तो पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला आप लोग यूज में लेंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, लैम्डा फॉर प्रोटॉन इज इक्वल टू h बाय रूट 2m। m इज द मास ऑफ प्रोटॉन, m QV चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड वोल्टेज तो सेम ही है। ऐसे ही सेम हम लैम्डा किसका, लैम्डा फॉर अल्फा क्या होगा, h बाय रूट 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, और पोटेंशियल तो सेम है तो मैंने v रख दिया। सिंपल वैल्यू पुट करनी है भाई, और कुछ नहीं करना, सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल को सेम रख दिया। मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा। अब इसका रेशियो पूछा है तो रेशियो ले लो, क्या आएगा, लेकिन ऊपर अल्फा पूछा है और नीचे प्रोटॉन पूछा है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इस सेकंड वाले से अल्फा वाले से इसको डिवाइड कर दो, सॉरी प्रोटॉन वाले से अल्फा वाले को डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगी, इट विल बिकम रूट ऑफ, उल्टा हो जाएगा तो नीचे यहां पर मास ऑफ अल्फा आएगा एंड चार्ज ऑफ अल्फा, और यहाँ क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। क्यों, क्योंकि 2 और v तो आपस में कट जाएगा रूट के अंदर ही। सो ये हमारे पास आ गया। अब वैल्यू अपने को पता है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 AMU एंड चार्ज ऑफ मास ऑफ अल्फा इज 4 AMU, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, ये मैं बता चुका हूं। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 AMU नियरली एंड मास ऑफ अल्फा इज नियरली 4 AMU। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई होता है, ई लगा लो यानी अपना एक तरीके से, और प्लस ई, और चार्ज ऑन अल्फा क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस, मतलब हीलियम के 2 एटम गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो यहां 2 प्रोटॉन हो गए, तो यहां पर हम कह सकते हैं 2e। सो सॉल्व करोगे इसको तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 रूट 2। ये कैसे आया है भाई, ये इतना तो पता होना चाहिए, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है प्लस ई, चार्ज ऑन अल्फा कितना होता है प्लस 2e, मास ऑफ प्रोटॉन 1 AMU, मास ऑफ अल्फा 4 AMU, वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/2 रूट 2। इज दिस क्लियर? सो ये ऐसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा भाई। सो नोट करो इसको, किया भी नोट? अब आगे लिखो, एक और क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड डी ब्रोगली wavelength if electron present at rest is accelerated by 300 वोल्ट। सिंपल है भाई, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, अगर उसको वोल्टेज इतनी से एक्सेलरेट किया जाए, और स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे है और रेस्ट पे ही होना चाहिए ऐसे केस में, तो अपना सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई वी, और वोल्टेज कितना दिया है हमारे पास 300, तो सोल्व कर देंगे, अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 1/√2। लेकिन किस में आंसर बताया था मैंने, ये एंगस्ट्रॉन में होगा, ऐसे हो जाएगा ये सिंपल। वैल्यू ही पुट करनी है भाई, लेकिन एक थोड़ा सा इसी की एक अच्छी कैटेगरी है वो लिखो, उस पे एक क्वेश्चन कई बार पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखिए फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ if electron having initial kinetic energy, देखिए ध्यान से सुनिए, having initial kinetic energy of 300 eV
इज एक्सेलरेटेड बाय 150 ईवी। अब इस बात का मतलब सुनना भाई, ध्यान से समझना ये बात। ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। कह रहा है ये, इसको मैं सोल्व करता हूं। ये कहता है एक इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ने लग रहा था, कितनी काइनेटिक एनर्जी से दौड़ रहा था वो? 300 ईवी से दौड़ रहा था वो। बाद में क्या किया, इसको और एक्सेलरेट करके इसकी स्पीड बढ़ा दी। कितने से एक्सेलरेट कर दिया? 150 ईवी से और एक्सेलरेट कर दिया। बल्कि इसको प्रॉपर ये लिखो, इज एक्सेलरेटेड बाय 150 वोल्ट। ये थोड़ा और करेक्ट टर्म होगी। तो देखो ये क्या कह रहा है, 300 ईवी से ये चल रहा था और इसमें 150 ईवी और वोल्टेज अप्लाई कर दी, और जितनी भी वोल्टेज अब हम अप्लाई करेंगे वो सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगी। तो पहले देखो, आप इस ईवी को क्या कह सकते हो? पहले 300 ईवी है, तो बताओ वोल्टेज पहले कितनी थी? 300 वोल्ट थी। ई हटा दो, वोल्टेज आ गई। बाद में एक्सेलरेट कितने से कर दिया? एक्सेलरेट कर दिया, एक्सेलरेट कर दिया इसको 150 वोल्ट से। तो 300 वोल्ट से पहले चल रहा था ये, 150 वोल्ट से और एक्सेलरेट कर दिया, तो नेट कितना बन गया है? तो फाइनली नेट बन गया है, कितना हो गया? 300 प्लस 150, दैट इज 450। 450 ईवी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। 450 ईवी इसकी क्या हो गई? नेट काइनेटिक एनर्जी। और इसमें वोल्टेज कितनी होगी? ई हटा दो, जैसे मैंने बताया 450 वोल्टेज होगी यहां से। तो दोबारा से देखो क्या किया है हमने, ध्यान से समझिए इस बात को। 300 ईवी से वो चल रहा था, इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, मतलब उसको वोल्टेज लगा रखी थी 300 वोल्ट, तभी वो इतना दौड़ रहा है। एक्सेलरेट और कर दिया 150 वोल्टेज से, तो टोटल वोल्टेज कितनी होगी? 300 ये, 150 ये, तो टोटल होगी 450। तो इससे काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी? 450 ईवी, एंड वोल्टेज कितनी होगी? 450 वोल्ट। सो अब आप यहां पर क्या करेंगे? नेट वोल्टेज जो नेट वाली है वो लिखेंगे आप, दैट इज 450। और फाइनली इलेक्ट्रॉन के लिए ही बोल रहा है, सो लैम्डा इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई वी। सो रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई 450, सो ये 1/√3 आ जाएगा। लेकिन किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉम में। तो अब ऐसा मत करना सर, क्या ये काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्या सर? यहां पर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट ये नहीं है, अगर खाली यही देता तो हम पुट कर देते। काइनेटिक एनर्जी अकेली ये नहीं है, उसको एक्सेलरेट और किया हुआ है 150 से। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी 450 ईवी आएगी। बट काइनेटिक एनर्जी को क्यों पुट करना, जब इलेक्ट्रॉन के केस में तो हमारे पास उससे वोल्टेज निकल गई और बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। क्या मेरी बात क्लियर हुई? सो ये बात समझिएगा और ये बात याद रखिए। एक क्वेश्चन आप लोग घर से ट्राई कीजिए, आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर मैं बता दूंगा। फाइंड wavelength of electron if its kinetic energy is 3.0 into 10⁻⁻25 जूल। देखो काइनेटिक एनर्जी जूल में दे दी। अगर ये इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ईवी में दे देता, माना बोल देता 300 ईवी, तो वोल्टेज निकाल देते, ई को हटा देते, 300 वोल्टेज आ जाती और डायरेक्ट ये ऊपर वाले फॉर्मूले को लगा देते। बट इस बार उसने काइनेटिक एनर्जी को जूल में दे दिया है। तो जूल में दिया है, या तो इसको ईवी में कन्वर्ट करो या फिर डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। अब आप लोग डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी वाला ही अप्लाई करके निकालो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको बताइए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा भाई, मैं बता देता हूं आप लोगों को, तो इसको ट्राई करना। हमारे पास जो आंसर आएगा इसका, दैट विल बी 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। ये आंसर आएगा भाई, इसको ट्राई करना। सिंपल काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करो, वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है तो अपने पास आंसर आ जाएगा। सो ये सारा कौन से वाला फॉर्मूला हम
पुट करेंगे, हिंट दे देता हूं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को दे दी है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये तो आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, और काइनेटिक एनर्जी आप लोगों को दी हुई है, कितनी है 3.0 इंटू 10⁻25 जूल। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो, h सबको पता है, अपने पास जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी 8967 इंटू 10⁻10 मीटर। ये वेवलेंथ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। क्लियर है? सो यहां पर भाई हम लोग डी ब्रोगली कंसेप्ट को खत्म करते हैं। ये सारा डी ब्रोगली से रिलेटेड था, जितनी वैरायटीज थी क्वेश्चंस की मैंने करा दी है तुम्हें, और जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इसी थ्योरी वाले पार्ट के अंदर करा दिए हैं मैंने।